लोकसभा इंतखाबात करीब आते ही सभी सियासी पार्टियों के निशाने पर नौजवान वोटर हैं। आखिर हो भी क्यों ना, नौजवान ही तो तब्दीली का अजीम दस्ता है। फिर इस बार का लोकसभा इंतखाबात भी कुछ खास है और मुल्क में 35 साल तक के नौजवानों की तादाद भी तकरीबन 65% है। करीब 18 करोड़ नौजवान तो पहली बार वोट करेंगे। इससे भी बड़ी बात ये है कि इस बार नौजवान बेचैन और गुस्से में हैं। उनकी बेचैनी के इजहार का सबसे बड़ा औजार अब सोशल मीडिया बन गया है। अवामी मिजाज बनाने में सोशल मीडिया का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। मुल्क में अभी इंटरनेट का दायरा भले ही कुछ कम हो, लेकिन अन्ना तहरीक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वजूद में इसने एक अहम किरदार अदा किया है। भारत को सोशल मीडिया की देन वेस्ट से हुई है और खासकर अमेरिकी चुनाव इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं। बराक ओबामा जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे तो उनका एक ट्वीट लगभग 3 घंटे में 4,70,000 बार रीट्वीट हुआ था। तो उन्होंने अपने आप को इमोशनली और इंस्पायरेशनल तौर पर लोगों के साथ में जोड़ा था और यही काम आज नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी, सोशल मीडिया के सपोर्ट से कर रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, ये तमाम साधनों का प्रयोग पहली बार देश के चुनाव में बड़े पैमाने पर होने लगा है। इसकी शुरुआत तो निश्चित रूप से अन्ना आंदोलन के दौरान की गई थी, लेकिन बाद में इसे भाजपा के खासकर नरेंद्र मोदी ने अपना एक अलग हथियार बनाया। सोशल मीडिया का प्रभाव तो पूरे देश भर में पड़ेगा, लेकिन यह निर्भर करता है चुनाव क्षेत्र के अपनी संरचना के ऊपर। शहरी क्षेत्र है तो ज्यादा प्रभाव रहेगा, कस्बाई क्षेत्र है तो आंशिक पड़ेगा, और जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें काफी न्यूनतम पड़ेगा। यह बनावटी तमाशा है आपके लिए, इसमें कहीं भी वास्तविकता नजर नहीं आती आपको, जबकि सच तो यह है कि आपका भीड़ में तमाशबिनों की तरह खड़े होना भी एक तमाशा है। सच दिखाने की जिद जारी रहेगी। वोट करेगा इंडिया में। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तो ज्यादातर चुनाव प्रचार सोशल मीडिया को एक बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि यह है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं,
माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे सोशल मीडिया पर एक खास पैकेज और बता रहे थे कि इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया का हर तरफ इतना डंका क्यों बज रहा है। क्या राहुल, क्या मोदी, क्या केजरीवाल, ये सभी नेतागण सोशल मीडिया के वर्चुअल वर्ल्ड के नए देवताओं में शुमार हो गए हैं, मगर कैसे, आइए देखते हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब इलाकाई पार्टियों का इन्हिसार भी सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम में बेशक दो बड़े दावेदारों बीजेपी के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी का जोर सबसे ज्यादा है। इन दोनों के तशहीरी बजट में भी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की बड़ी हिस्सेदारी है। आज मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 13.7 करोड़ है। 6.5 करोड़ के फेसबुक अकाउंट हैं, तो 1.82 करोड़ के आसपास ट्विटर पर मुतहर्रिक हैं। इनमें पहली बार वोट करने वाले खासकर शहरी नौजवान हैं। सोशल मीडिया का बहुत रोल है। लोग तुरंत अपना उसमें जो भी प्रतिक्रिया होती है तुरंत दे देते हैं। हाल में हुए असेंबली इंतखाबात के पहले तक सोशल मीडिया पर मोदी ही छाए रहते थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल उन्हें बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। इसका बड़ा असर ये भी हुआ है कि राहुल की लाइकिंग इन दिनों काफी घटी है। ये भी सही है कि अपने मुल्क में सोशल मीडिया और जदीद मवासलाती जराए के इस्तेमाल का जादू पहली बार अन्ना तहरीक के दौरान ही देखा गया। उस वक्त भी टीम केजरीवाल का रोल ही उसमें अहम था। दिल्ली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने इसका बाखूबी इस्तेमाल किया और इंतखाबी नताइज से सबको चौंका दिया। उससे आम इंतखाब का मैदान और मुद्दे अचानक सब बदले हुए लगते हैं। आज का यूथ जो 18 से 25 साल का यूथ है, शहरी यूथ, वो सबसे ज्यादा अपना समय ट्विटर, फेसबुक और ऐसे कई सोशल टूल्स पर बिताता है, और उसके लिए एक ट्वीट क्या महत्व रखता है ये आज ये नेता समझ रहे हैं। दिल्ली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया, SMS, वॉइस मेल और मोबाइल इंटरनेट से नौजवान वोटरों को अपनी जानिब राग़िब किया। इनकी कैंपेन क्लिप्स YouTube पर हजारों लाइक्स पाती रहीं। केजरीवाल ने रोबो कॉलिंग तकनीक के जरिए अपनी आवाज मोबाइल से सीधे वोटरों तक पहुंचाई। मोदी की तशहीर में भी वेब टूल 2.0 यानी 2-वे कम्युनिकेशन के जरिए ट्विटर, गूगल प्लस, हैंगआउट, फेसबुक, यूट्यूब, पॉडकास्ट और दीगर विगेट्स पर काफी जोर रहा है। टीम मोदी का जोर मोबाइल पर भी है। स्मार्टफोन के लिए 25 स्पेशल ऐप्स तैयार किए गए हैं।
इसमें मोदी की हिमायत में मोबाइल गेम्स जैसे मोदी रन, बायोग्राफी, मोदी क्विज और राहुल वर्सेस मोदी जैसे पोल गेम्स हैं। 50,000 से ज्यादा सुपर नमो थीम के स्मार्टफोन एक चीनी कंपनी से बनवाए गए हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किए जाएंगे। इसमें दुनिया भर से लगभग 10,000 से ज्यादा एनआरआई जुड़े हुए हैं। देखिए, इस दौड़ में अभी तक अगर आप देखें स्थापित दलों को तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर उपयोग उसका अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो मुझे लगता है, और तीसरा कांग्रेस देर से सही, लेकिन कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी आक्रामक तौर पे उभर करके आगे आई। तो ज्यादातर चुनाव प्रचार सोशल मीडिया को एक बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने के लिए, अपनी ओर करने के लिए। इस बार का चुनाव हमें ये देखना होगा कि दो तरह से लड़ा जा रहा है। एक अवेयरनेस और इग्नोरेंस का भी चुनाव है ये। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया की मेहरबानी आम इंतखाबात में किस जमात पर ज्यादा होगी। फिलवक्त तो सोशल मीडिया में बीजेपी का दबदबा सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये था हमारा स्पेशल पैकेज सोशल मीडिया पर शहमात का खेल। अरविंद जी, बहुत हंगामा बरपा है। हाँ, सोशल मीडिया, बल्कि अभी इसका काफी असर आ चुका ऑलरेडी। जो लड़ाई बननी है, जिस शकल सूरत में बननी है, उसका काफी कुछ हिस्सा सोशल मीडिया ने तय कर दिया है। और चुनाव में मुझे लगता है कि इसकी भूमिका और बड़ी होने वाली है। बल्कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे प्रचार के, वो धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं और इसी का हिस्सा बढ़ता जाएगा। अरविंद जी, सोशल मीडिया पर युवाओं ने अपनी एक बिरादरी बना ली है और वो बहुत विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से संवाद, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है और उसको प्रभावित करने की भी तमाम चेष्टाएं हो रही है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पर कौन सा दल अभी सबसे ज्यादा हावी है? नहीं, अगर हावी होने की बात कहें सिस्टमेटिक ढंग से, तो सबसे पहले भाजपा ने पहल की और उसका असर दिख रहा है। और मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के तौर पे भाजपा ही नहीं, संघ परिवार के लोग काफी सक्रिय रहे हैं। पहले वामपंथी दलों के लोग भी काफी सक्रिय होते थे, खासतौर से जो पुरानी मीडिया थी उसमें। लेकिन नए जमात के तौर पे अभी जो हमारी पॉलिटिक्स है, उसमें आपके उदय के साथ सोशल मीडिया ने आपके उदय में बड़ी भूमिका निभाई है। और जब उनकी ताकत बनती और बढ़ती दिख रही है, तो सोशल मीडिया पे भी उनका असर बहुत साफ दिखाई देने लगा। तो अब तक एक मामले में जो बीजेपी को बहुत लीड दिख रही थी, इस मामले में उसको जेन्युइन चैलेंज पहली दफे आपके लोग या आपके समर्थक देने लगे। सोशल मीडिया को लेकर हमारे एक्सपर्ट अरविंद मोहन से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अरे बात समझने की है, मंत्रियों के पास आ गई वीआईपी नंबर की कार, जनता यो सब देखकर हो रही है बेकार। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन, वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं, वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया।
जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, चुनाव पर उसके प्रभाव और उसके विस्तार की, महारथियों में इसको लेकर मचे घमासान की। युवाओं को केंद्र में रखकर बहुत सारे काम हो रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। मसलन साइबर वर्ल्ड की अगर बात करें तो गेमिंग को अगर आप देखें तो बहुत सारे गेम्स तैयार हो रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी और ये और वो। 25 तरह के अलग एप्स बनवाए हैं मोदी ने, जो वो मोबाइल पे काफी स्मार्टफोन्स के लिए बने हैं। तो आपको लगता है ये सारी चीजें प्रभावित करेगी वोटिंग पैटर्न को? देखिए, जो नौजवान मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के चकाचौंध में पहली दफे आ रहा है, जो नौजवान या कोई भी मैं कहूंगा, अगर गांव का आदमी भी है उसको पहली दफे SMS आता है या कोई वॉइस मेल आ गया कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं और आप मुझे वोट दीजिए या बीजेपी को, तो वो बेचारा तो चकाचौंध होता है कि सीधे मोदी ने हमको बोल रहे हैं। लेकिन एक सीमा के बाद जब ये बार बार रिपीट होने लगता है तो एक सामान्य पब्लिसिटी मटेरियल से अलावा मैं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं होता। लेकिन ये रोबो कॉलिंग टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, इसको आपने सबसे ज्यादा आजमाया ये दिल्ली चुनाव में। 35 लाख लोगों तक पहुंचे। चुनाव में ही नहीं, आप देखिए ना, पहले मैं अन्ना बोल रहा हूं, बल्कि वो कार्ड बांटा, कार्ड बेचा, अभी भी मिस्ड कॉल से आप मेंबर बनिए। तो ये सब चीजें करने में ये सब अच्छा, और टेक्नोलॉजी ने इस काम को थोड़ा आसान बना दिया है, थोड़ा सस्ता भी बना दिया, मैं कहूंगा बहुत महंगा नहीं है। स्पेस का लिमिटेशन, मीडिया में जब भी हम काम करते हैं तो हमको बार बार ये पढ़ाया जाता है कि टाइम और स्पेस का मैनेजमेंट आप सीखिए। तो इसमें टाइम और स्पेस दोनों का कोई लिमिटेशन नहीं। जो पूरा साइबर वर्ल्ड है, एक तरह का वर्चुअल वर्ल्ड है ये, तो इसका किंग अभी कौन दिखता है आपको? पूरे अगर गणित में आप पूछिए तब तो ये चलाने वाला सारा खेल अमेरिका है। अरविंद जी, नमो एप्स और नमो गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। नहीं, पॉपुलैरिटी तो निश्चित रूप से जुड़ी हुई है, पॉपुलैरिटी टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी है, पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल सपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, और ये संभव है कि ये उस बेस को थोड़ा और बढ़ाए। अरविंद जी, सुन रहे हैं कि कोई एक चाइनीज कंपनी को 50,000 मोबाइल बनाने का ऑर्डर दिया है बीजेपी ने, और वो मोदी ऐप से लैस होंगे और उनको युवाओं के बीच बांटा जाएगा। वो सारे स्मार्टफोन्स हैं। असल में ये सब काम छोटे लेवल पे पहले होते रहे हैं, इस बड़े पैमाने पे, इस बड़े स्केल पे और इस खर्चे के लेवल पे नहीं होते। अरविंद जी, आज जो सोशल मीडिया, जो पूरी दुनिया है सोशल मीडिया की, उसका हैंडल कहीं ना कहीं यूथ के पास है, और यूथ जो है ये ग्लोबल होती दुनिया में अपनी पोजिशनिंग तलाश रहा है, अपने आप की कुछ जगह उसकी जद्दोजहद में जुटा हुआ है। तो पॉलिटिकल निर्णय लेने में, सही पॉलिटिकल डिसीजन लेने में उसको कितनी दिक्कत होने वाली है? बहुत कोई सिस्टमेटिक वहां बहस चल रही हो, कोई बात चल रही हो, कोई लाइन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य किस्म से जिसको जो मन में आता है वो अपना लिखता है। कई लोग सामान्य ढंग से ये बातें लिखते हैं और कई अपने फ्रस्ट्रेशन कई तरह से निकालते हैं। अगर डिसीजन लेना भी होगा कोई बड़ा, तो मुझे लगता है कि ये जमात आमतौर पे एस्टेब्लिश सिस्टम और पार्टियों के खिलाफ वोट देगा। अन्य मुल्कों की तुलना में अगर देखें तो भारत में सोशल मीडिया के फैलाव को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, अन्य मुल्कों में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में तो काफी कुछ फर्क आया उससे, और उसने बल्कि वहां के पॉलिटिकल मूवमेंट को आधार ही दिया, क्योंकि वहां हमारे किस्म की आजादी नहीं थी, फ्री प्रेस नहीं था, तो इसलिए फ्री प्रेस की जरूरत भी उसने पूरी की। हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, इसलिए प्रेस वाली जरूरत सोशल मीडिया नहीं पूरी कर रहा है। ये लटके झटकों पे आके रह गया काफी कुछ। अरविंद जी, जो
जो नई तकनीक है इसकी सारी, जैसे अभी आपने रोबो कॉलिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, थंडर क्लेप टेक्नोलॉजी है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में जिसका इस्तेमाल किया, तो आपको लगता है जो क्षेत्रीय दल हैं छोटे छोटे वो इससे चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती हो रही है इसको लेकर? नहीं, उनमें बहुत उत्सुकता है काफी कि वो इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये है कि ये टेक्नोलॉजी कोई इतनी महंगी नहीं है, एक पार्टी के तौर पे। एक वर्चुअल वर्ल्ड ही सही, इंटरनेट के बढ़ते फैलाव, नए युवाओं की एक बड़ी बिरादरी ने इस आम चुनाव को सीधे सीधे सोशल मीडिया से जोड़ दिया है। हर बड़े नेता के अपने सिपाही हैं, अपने दाव हैं, शहमाद की अपनी रणनीति है, पर सोशल मीडिया के इस खेल में फिलवक्त नमो अपने विरोधियों से कहीं आगे दिख रहे हैं। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको मिलवाते हैं अपनी सधी सटीक बातों से हल्ला बोलने वाले ताऊ से। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम और प्यार ते मने लोग कमे ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग कहने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। आप लोगों से क्या बताऊं, एक रात मैं ठीक से सो ना पाया। मारी लुगाई पूछन लाग परी, के हो गया भाई, सो ना रहे से? मन्ने कही अब के बताऊं तने, यो हमारे हरियाणा के छोरे भी झूठ बोलने लाग रहे से। वो बोली क्यों, के बात हो गई? मैं बोलिया यो अपने हिसार वाला केजरीवाल ठीक ठाक छोरा था, भाई भी इसने क्यों हो गया, इसने भी दिल्ली की हवा लग गई से। देखो पहले बोले था मैं क्या कोई भी मंत्री सरकारी गाड़ी ना लेगा। चलो भाई अच्छी बात यो, तो खुद तो गाड़ी ना ली पर अपने मंत्रियों को उसने सरकारी गाड़ी की चाबी थमा दी, यो बात ठीक ना। लुगाई बोलने लगी अरे बात समझने की है, मंत्रियों के पास आ गई वीआईपी नंबर की कार, जनता यो सब देखकर हो रही है बेकार। मैं आपको एक मजेदार किस्सा और सुनाऊंगा। स्वामी अग्निवेशक डॉक्टर से मिले, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और पूछा डॉक्टर साहब आपकी फीस क्या है? डॉक्टर बोलिया भाई ये तो मेरी धर्म के प्रति सेवा है। अगले दिन डॉक्टर के दौरे दफ्तर में फलों की टोकरी और एक धन्यवाद नोट पहुंच गया। फिर कैसा, अबुल कलाम डॉक्टर के पास आए और वही बात दोहराई। डॉक्टर ने कहा यो तो मेरा साइंस के प्रति फर्ज था। अगले दिन 1 दर्जन किताबें और एक धन्यवाद नोट पहुंच गया डॉक्टर धोरे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर से मिलने पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर से फीस पूछी। डॉक्टर ने कहा आप प्रधानमंत्री हैं, ये तो मेरी देश के प्रति सेवा है। फिर कैसी, अगले दिन डॉक्टर के धोरे 1 दर्जन कांग्रेसी फ्री में इलाज कराने खातर पहुंच गए। ताऊ गए, अब हमारे भी जाने की बारी आ गई है। आपको अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी भ्रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। 14 में चांद को फिर आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तलक आज उजाला होगा, राख हो जाएगा तो कल फिर से अमावस होगी। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को किया मुस्तरद। बिल के खिलाफ वज़ीर आला की तरफ से पेश करदा करारदाद जबानी वोट से मंजूर। अनकरीब पूरा होगा तेलंगाना रियासत का ख्वाब। टीआरएस सरबराह केसीआर का बयान, कहा बिल के मुस्तरद होने से आवाम न हो मायूस। और रियासत भर में मनाई गई महात्मा गांधी की बरसी। गवर्नर और अवामी नुमाइंदों ने बाबा कौम को पेश किया खिराज अकीदत। और अब खबरें तफसील के साथ। आंध्र प्रदेश असेंबली ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद कर दिया है। रियासत के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की तरफ से आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के खिलाफ पेश करदा करारदाद को जबानी वोटों से मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश रियासत की तंजीम जदीद बिल के मसवदे को रियासती असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है। किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने से मुतालिक पेश करदा करारदाद को जबानी वोट के साथ मंजूर कर दिया। I am in receipt of one government resolution given notice of by the Chief Minister and also 10 official non-official resolutions, copies of which have been circulated. They are deemed to have been moved. The government resolution given notice of by Sri Kiran Kumar Reddy is before the House. Those who are for the resolution, please say aye. Those who are against, please say no. I think the ayes have it, the motion is carried. As the government resolution is carried, I don't see any reason to take up the non-official resolution on the same subject. I thank all the members for their cooperation and with the consent of the House, I adjourn the House. Sanitize. तेलंगाना बिल पर मबाहिस के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से रियासती असेंबली को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई थी। आज सुबह असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा अराकीन असेंबली ने तेलंगाना बिल को गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी करार देते हुए हंगामा आराई शुरू की। अराकीन असेंबली के हंगामा आराई के दौरान असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने वाली करारदाद को जबानी वोट के साथ मंजूर करते हुए असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। टीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मुस्तरद किए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडरों ने तश्कील तेलंगाना में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किरण कुमार रेड्डी ने खुद तेलंगाना बिल के खिलाफ करारदाद पेश करके तश्कील तेलंगाना की राह को हमवार कर दिया है। ये बिल पे चर्चा खत्म हो चुके हैं। बिल पे बहुत सारे लोग असेंबली में बात करे, जो लोग बात नहीं करे वो लोग रिटर्न में स्पीचेस उन लोगों के दे चुके हैं। जो बिल पे चर्चा खत्म होने के बाद the discussion on the bill is over. After that, the resolution is the other business. That business is no way connected with the bill. So आप उसको मिलके नहीं देखना चाहिए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडर और रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा कि इलाके के अवामी नुमाइंदों ने असेंबली में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी अवाम के जज्बात की हिमायत में आवाज उठाई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी तेलुगु अवाम के हक में मुनासिब फैसला करेंगे। elderly person, senior citizen, definitely he will respect people of Andhra Pradesh voice. Definitely he will give a respect. If he probably President of India again, he will send a probably opinion, legal opinion. Legal opinion if we send it, definitely it will come in our favor.